मल्टीपल ऑप्शन डिपॉजिट अकाउंट, ये एक इस टाइप का अकाउंट होता है जहाँ पर क्या होता है कि ना आपके सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होती है। अगर उस लिमिट तक आपके बैंक में पैसा है तो ठीक है, लेकिन वो आपके सेविंग अकाउंट में उस लिमिट से ज़्यादा पैसा हो गया ना, तो वो आपका सारा पैसा आपके फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी एक लिमिटेड अमाउंट आपके सेविंग अकाउंट में रहेगा, और सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर अगर वो डिपॉजिट थोड़ा सा भी ज़्यादा हुआ तो वो जो एक्स्ट्रा है वो अपने आप ही क्या होगा, फिक्स डिपॉजिट में आपके ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। और अगर कभी आपके सेविंग बैंक अकाउंट के अंदर कैश नहीं है और आपको कुछ पैसा विड्रॉ करना है, आप चाहते हो कुछ पैसा निकाल लिया जाए, या फिर कोई चेक आपने इशू किया है तो किसी और को वो पैसा आप देना चाह रहे हैं, तो अगर पैसा नहीं होता बैंक्स में तो क्या होता है, चेक डिसऑनर हो जाता है, या बाउंस जिसको बोलते हैं चेक बाउंस होना, वो हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई केस नहीं होगा। अगर उसमें पैसा नहीं होगा तो क्या होगा कि फिक्स डिपॉजिट बैंक में जो आपका पैसा गया है वो पैसा अपने आप ही ट्रांसफ़र हो जाएगा आपके सेविंग अकाउंट में, और आपका चेक डिसऑनर होने से बच जाएगा। ठीक है। अगर आपने सेविंग अकाउंट से किसी को चेक दिया है तो उसके अंदर अगर पैसा नहीं है तो फिक्स डिपॉजिट से अपने आप ही पैसा आपके सेविंग अकाउंट बैंक में ट्रांसफ़र हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर दो तरह के बेनिफिट्स मिलते हैं। पहला, आप ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट अर्न कर सकते हो। दूसरा, चेक डिसऑनर होने के यहाँ पर बहुत ही कम रिस्क होते हैं, यानी चेक डिसऑनर नहीं होता। अगर आपके एफडी में पैसा है तो वहाँ से अपने आप ही सेविंग अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाता है पैसा। तो ये दो तरह के बेनिफिट मिलते हैं। ठीक है। आज हम नया टॉपिक करने वाले हैं, कमर्शियल बैंक का दूसरा फंक्शन पढ़ने जा रहे हैं आज हम। lending money with the help of money collected through various types of deposits, commercial banks lend finance to businessmen, farmers and others। यानी कि lending money हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे, क्या करते हैं, ये लोन भी प्रोवाइड कराते हैं, एडवांसिंग लोन जिसको हम बोलते हैं, या फिर लैंडिंग मनी भी बोल सकते हैं। ठीक है। जो भी हमसे पैसा कलेक्ट करते हैं, हमसे जितना भी डिपॉजिट कलेक्ट करता है कमर्शियल बैंक, ठीक है, उस पैसे को वो फाइनेंस के तौर पे यूज़ करता है, बिजनेसमैन को देता है, फार्मर्स को देता है, या फिर बाकी कई लोगों को पैसा देता है। लेकिन ये जो उधार देने का प्रोसेस है, ये लैंड करने की जो भी प्रोसेस है वो कितने टाइप की होती है उसको आज हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं, देखेंगे। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है टर्म लोन। अभी टर्म लोन क्या होता है? दीज लोन्स आर प्रोवाइडेड बाय द बैंक्स टू दियर कस्टमर्स फॉर अ फिक्स पीरियड टू परचेज मशीनरी। यानी कि एक फिक्स पीरियड के लिए ये पैसा दिया जाता है उधार अपने कस्टमर्स को, ताकि वो क्या कर सकें, मशीनरी वगैरह परचेज कर सकें, जैसे ट्रक, स्कूटर, हाउस एट्सेट्रा। द बोरोवर्स रिपे द लोन्स इन मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, एनुअली इंस्टॉलमेंट। यानी कि जो जिसने पैसा उधार लिया है वो इस पैसे को मंथली मंथली भी थोड़ा थोड़ा चुका सकता है बैंक को, क्वार्टरली यानी कि यहाँ पर वो 3-3 महीने में भी दे सकता है, हाफ ईयरली 6 महीने में भी पैसा लौटा सकता है, या फिर एनुअली यानी साल साल के अकॉर्डिंग भी वो पैसा बैंक को रीपे कर सकता है। तो ये यहाँ पे क्या हुआ, ये टर्म लोन यानी लैंडिंग लोन का पहला पॉइंट था ये टर्म लोन। ठीक है। अब दूसरा देखते हैं इसके आगे। इसकी भी वेटेज है एग्ज़ाम में। दूसरा है यहाँ पर बैंक ओवरड्राफ्ट। द कस्टमर हु मेंटेन a current account with the bank takes permission from the bank to withdraw more money than deposited in his account। जैसे मान लीजिए किसी पर्सन का कोई करंट अकाउंट है, ठीक है, अब वो जितना पैसा उसके पास है उससे ज़्यादा पैसा अगर वो बैंक से विड्रॉ करना चाहता है तो बैंक उसे इस पैसे को विड्रॉ करने की परमिशन दे देता है। द एक्स्ट्रा अमाउंट विड्रॉन इज कॉल्ड ओवरड्राफ्ट। और जो उसने एक्स्ट्रा पैसा निकाला है उसको बोला जाता है ओवरड्राफ्ट। मान लीजिए आप एक बिजनेसमैन हैं, आपका करंट अकाउंट है किसी बैंक में,
ठीक है, आपके बैंक के अंदर 5 लाख रुपीज़ हैं, लेकिन आपको 5,50,000 रुपीज़ की नीड है। तो आपने 5,50,000 बैंक से विड्रॉ करने का सोचा। तो जो 50,000 एक्स्ट्रा आप निकाल रहे हैं उसको बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। और ये फैसिलिटी किसको मिलती है? जो बैंक्स के ट्रस्ट वर्दी कस्टमर होते हैं, यानी बैंक को जिनके ऊपर भरोसा होता है, बैंक को पता है कि ये लोग हमें पैसा आसानी से वापस कर देंगे, ये हमारे बैंक में बहुत टाइम से इनका अकाउंट है, अच्छा बिजनेस चलता है, यानी बैंक पूरी पास हिस्ट्री देख के उसके बेस पे ही ये ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी देता है। लेकिन ये बहुत ही छोटे समय के लिए होती है, ये नहीं आप बहुत लंबे टाइम तक इस ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी ले सकते हो, ये सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है। दिस फैसिलिटी इज़ यूजुअली गिवन अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ सम एसेट्स और ऑन द पर्सनल सिक्योरिटी ऑफ द कस्टमर। यानी यहाँ पर ये ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ऐसे ही नहीं दे दी जाएगी कि ठीक है आओ जी और 50,000 रुपये लेके चले जाओ हमारे पास से, बल्कि बैंक इसके लिए कुछ सिक्योरिटी भी अपने पास रखवाता है, जैसे कि एसेट्स रखवा लेगा, यानी कोई संपत्ति गिरवी रखवाएगा, या फिर उसकी पर्सनल सिक्योरिटी लेगा। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द एक्चुअल अमाउंट ओवरड्रॉन बाय द कस्टमर। और कस्टमर ने एक्चुअली जितना पैसा ओवरड्रॉ किया है, यानी जितना उससे ऊपर पैसा उसने निकाला है, उसके ऊपर इंटरेस्ट भी चार्ज किया जाएगा। ठीक है, तो एक तो मैंने आपको बताया था टर्म डिपॉजिट जो हमने पीछे देखा था, टर्म लोन, और दूसरा हो गया ओवरड्राफ्ट। तीसरा देखने जा रहे हैं हम कैश क्रेडिट। अंडर दिस अरेंजमेंट द बैंक एडवांसेस कैश लोन अप टू अ स्पेसिफाइड लिमिट अगेंस्ट करंट एसेट्स एंड अदर सिक्योरिटीज़। इसके अंदर क्या होता है, बैंक आपको एक कोई आपकी स्पेसिफाइड कोई भी सिक्योरिटी लेगा, यानी कोई करंट एसेट्स लेगा या कोई भी सिक्योरिटीज आप लेगा आपसे, और आपको कैश लोन देगा। लेकिन जो ये कैश लोन होता है ना, ये बहुत ज़्यादा बड़ा अमाउंट में नहीं होता, एक स्पेसिफाइड लिमिट होती है कि आप इतना ही कैश लोन दे सकते हो, इससे ज़्यादा कैश लोन नहीं दे सकते। तो बहुत ही कम टाइम कम अमाउंट होता है जो कैश लोन मिलता है किसी को। द बैंक opens an account in the name of the borrower and allows him to withdraw the borrowed money from time to time subject to the sanctioned limit। यानी बैंक क्या करता है, यहाँ पर जिसको उधार चाहिए उसके नाम से एक बैंक अकाउंट ओपन कर देता है, और कहता है कुछ टाइम लिमिट होती है, उस टाइम लिमिट और एक अमाउंट लिमिट होता है, उसके अकॉर्डिंग वो पर्सन वहाँ से पैसा आसानी से निकलवा सकता है। जैसे मान लीजिए आपको लोन चाहिए 5 लाख रुपीज़ का, तो बैंक आपके हाथ में 5 लाख रुपए नहीं देगा कि आइए ये लीजिए 5 लाख रुपए और चले जाइए, बल्कि बैंक आपके नाम से एक अकाउंट ओपन करेगा, उस अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र करेगा, वहाँ से आप एक टाइम टू टाइम और एक लिमिट के अकॉर्डिंग वहाँ से आप पैसे आसानी से विड्रॉ कर सकते हैं। इंटरेस्ट इज चार्ज ऑन द अमाउंट एक्चुअली विड्रॉ। और आप वहाँ से जितना पैसा निकाल रहे हो, मान लीजिए 5 लाख रुपए आपने लोन लिया, लेकिन आपने सिर्फ वहाँ से 4 लाख रुपए ही निकाले हैं, थोड़े 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 करके 4 लाख रुपए निकाले आपने, तो 4 लाख रुपए पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 5 लाख पे नहीं। एक्चुअली जितना विड्रॉ किया आपने उसी के ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। नहीं, बैंक पुराने अकाउंट में नहीं देगा, बैंक एक न्यू अकाउंट ओपन करेगा लोन के लिए और उसमें वो उसको ट्रांसफ़र करेगा। नेक्स्ट है डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। आप लोग इसको अकाउंट्स में पढ़ने वाले हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ने वाले हैं आप। ठीक है, अंडर दिस अ बैंक गिव्स मनी टू इट्स कस्टमर्स ऑन द सिक्योरिटी ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द बिल इन ईज ऑफ कस्टमर्स नीड्स इट। फॉर दिस सर्विस बैंक चार्जेस डिस्काउंट फॉर द रिमेनिंग पीरियड ऑफ द बिल। यानी कि जैसे बिल में आपको कुछ समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लीजिए मेरी एक फर्नीचर की शॉप है, ठीक है, और आप मेरे पास कस्टमर की तरह आए और आपने कहा जी मुझे 5 लाख रुपए का फ़र्नीचर चाहिए। मैंने कहा ठीक है, आप 5 लाख रुपए का फ़र्नीचर ले जाइए। तो आपने कहा मेरे पास कैश नहीं है इस समय, मैं आपको 3 महीने बाद पैसे दूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, वेट करो। फिर मैंने क्या किया, एक बिल इशू किया कि आप मुझे 3 महीने बाद 5 लाख रुपए दोगे इस फर्नीचर के, और मैंने इसके ऊपर साइन किया। फिर वो बिल मैंने आपको दिया, आपने उस बिल को पढ़ा, हाँ इसके अंदर हर चीज़ सही से लिखी है नहीं लिखी है, और इंटरेस्ट के साथ जो भी आपको पैसा पे करना है आपने उसके लिए साइन करके मुझे बिल वापस दे दिया। अब वो बिल मैं अपने पास रख लूँगा।
वो बिल मैंने अपने पास रख लिया। अब 3 महीने बाद मैं आपको वो बिल दूंगा और आप उस बिल को देखोगे और मुझे पैसे दोगे और फिर उस बिल को डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा, बिल फाड़ दिया जाएगा, ट्रांजेक्शन ख़त्म हो गई। आप मुझे पैसे दोगे, बिल फिनिश हो जाएगा। लेकिन मान लीजिए मुझे 2 महीने में ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, मुझे 2 महीने में ही कैश चाहिए, मुझे पैसों की ज़रूरत पड़ गई। मैंने कहा यार तो मुझे पैसे चाहिए चाहिए। तो मैं गया अपने बैंक के पास, मैंने कहा ऐसे ऐसे एक पर्सन है, उससे आपको इतने पैसे कलेक्ट करने हैं, लेकिन मुझे अभी पैसों की ज़रूरत है, आप मुझे 5 लाख रुपए दे दो। तो बैंक कहेगा अगर हम इस पर्सन से 5 लाख रुपए इकट्ठे करेंगे, कलेक्ट करेंगे, और आपको भी 5 लाख दे देंगे तो हमारा क्या फ़ायदा होगा। तो 1 महीने का टाइम तो था अभी, तो बैंक ने कहा हम आपको 4 लाख रुपए देंगे। तो मैंने बैंक से 4 लाख रुपए ले लिया और बिल दे दिया बैंक को। अब बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैंक आपसे 5 लाख रुपए वसूलेगा, क्योंकि आप तो पैसे उसी को दोगे जिसके पास बिल है, क्योंकि आपको तो बिल डिस्ट्रॉय करना है और आपकी ट्रांजेक्शन खत्म हो जाएगी। तो आप बैंक को 5 लाख रुपए दे दोगे। इस बीच में बैंक ने 1 लाख रुपए कमा लिए, क्योंकि मुझे दिए 4 लाख और आपसे ले लिए 5 लाख। तो इसी को बोलते हैं डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज। यानी बिल को बैंक ने क्या किया, डिस्काउंट करा और मुझे पैसे दे दिए बैंक ने, मेरा भी काम हो गया टाइम पर, मुझे भी कुछ काम था पैसों का, मेरे को भी पैसे मिल गए और आपने भी 5 लाख पे कर दिए, इसमें बैंक का भी बेनिफिट हो गया। तो इस तरह के काम भी बैंक करता है। ठीक है, वाला पॉइंट समझ में आया सबको डी।